दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, यानी जो भी एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनरल नॉलेज के अंतर्गत जो भी पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम इस समय पढ़ रहे हैं। और हम डेली बेसिस पर 12 to 13 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डेली क्लासेज में, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो ऑप्शन होते हैं उनसे रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो ये हमारी 5वीं क्लास है और 4 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ से आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। तो देखिए जो पहला प्रश्न है ये हमारा बना है बायोलॉजी से, और ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट इसमें आप देखने वाले हैं, और जो अक्सर हमारे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं यही कंफ्यूजिंग पॉइंट। तो इनके बारे में आज हम देखेंगे और देखेंगे क्या कंफ्यूजन इस क्वेश्चन से क्रिएट होता है। सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कौन पहले व्यक्ति थे, यानी डैश कौन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी, यानी जो सेल की खोज है वो किसने की थी। और यहाँ पर कई सारे जो वैज्ञानिक हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, बट इनमें 2-3 ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने कोशिका से रिलेटेड ही कार्य किया है, इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा रॉबर्ट हुक। ये है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने ही सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, और कब की थी? वो की थी 1665 ईस्वी में। 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी, और ये थी एक डेड सेल यानी मृत कोशिका थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पहले व्यक्ति यानी सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी और कुछ ना दिया जाए, डेड या जीवित यानी मृत या जीवित कोशिका यहाँ पर कुछ भी जिक्र ना किया गया हो क्वेश्चन में, और सिर्फ इतना पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी, तो यहाँ पर आपका आंसर सही होगा रॉबर्ट हुक, क्योंकि इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। और ये थी कैसी सेल की थी? ये थी डेड सेल यानी मृत कोशिका थी जिसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं लीवेनहॉक, और 1674 ईस्वी में, यानी हम ये कह लें 9 साल बाद ही इन्होंने खोज की थी कोशिका की खोज भी इन्होंने भी कोशिका की ही खोज की थी वैज्ञानिक लीवेनहॉक ने, बट ये थी एक जीवित कोशिका। तो जब भी पॉइंट आउट कर दिया जाए क्वेश्चन में कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो वहाँ पर रॉबर्ट हुक जो आंसर है वो सही नहीं होगा, वहाँ पर लीवेनहॉक आंसर सही होगा, क्योंकि इन्होंने की थी जीवित कोशिका की खोज 9 साल बाद। तो रॉबर्ट हुक मृत कोशिका, लीवेनहॉक जीवित कोशिका, ये दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उसके अलावा वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और स्वान। तो ये जो स्वान का नाम दिया हुआ है, तो वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और स्वान। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया था? इन्होंने दिया था कोशिका सिद्धांत। तो जब कभी बात आए कोशिका सिद्धांत की, तो यहाँ पर आंसर सही होगा स्लाइडेन और स्वान, और इन्होंने 1739 ईस्वी में ये कोशिका सिद्धांत दिया था। तो देखिए कोशिका से रिलेटेड ही कितने जो पॉइंट हैं जो हमें अक्सर कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जीवित कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ यही पता है कोशिका से रिलेटेड रॉबर्ट हुक, तो वहाँ पर आंसर आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। और बात करें अगर हम फ्रांसिस क्रिक की, तो एक क्रिक मॉडल, ये फ्रिक नहीं है, यहाँ पर ये क्रिक है। तो फ्रांसिस जो क्रिक वैज्ञानिक है ये बेसिकली जो फेमस है, यानी हमने पढ़ा भी है 12वीं स्टैंडर्ड में, जो वाटसन और क्रिक मॉडल था डीएनए की स्ट्रक्चर से लेकर, यानी डीएनए की संरचना से रिलेटेड जो मॉडल है वो दिया था वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक ने। तो ये क्वेश्चन है हमारा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख भी सकते हैं जो भी इसमें पॉइंट हमें कंफ्यूज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है जियोग्राफी से रिलेटेड, और इसमें है 35 से 45 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला निम्नलिखित दूनों में से कौन सबसे बड़ा दून है। तो देखिए इस प्रकार के भी क्वेश्चन बन जाते हैं जो थोड़ा सा अटपटे लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने इसमें पहली बार देखा हुआ है, बट ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा देहरादून। तो देहरादून जो कि एक शहर है, तो यही सबसे बड़ा दून है, यानी 35 से 45 किलोमीटर लंबाई है। ये बेसिकली हमें ये कह दें कि एक घाटी है, दून घाटी के नाम से भी फेमस है, और वहीं पर स्थित है एक शहर देहरादून जो कि उत्तराखंड का शहर है। और तो यही सबसे बड़ा दून है 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई और 35 से 45 किलोमीटर की लंबाई के साथ। उसके अलावा अन्य भी दून दिए हुए हैं, कोटा दून, हरिके दून, नालागढ़ दून। तो इसका सही आंसर होगा देहरादून। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे लिए पॉलिटी से, और पॉलिटी में है राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष का कार्यकाल है
ये कितना होता है। तो कई सारे देखिए यहाँ पर कार्यकाल दिए हुए, तो बहुत सारी जो अध्यक्ष होते हैं या हम कह लें लोकसभा राज्यसभा, तो इनमें जो कई सारे यानी इनके जो सदस्य हैं उनके भी अपने अपने जो भी कार्यकाल होते हैं उनका भी समय निश्चित होता है। मोस्टली आपको 5 वर्ष 6 वर्ष कार्यकाल ही देखने को मिलेगा सभी जगह, और इसमें उम्र भी आ जाती है, तो 62 वर्ष 65 वर्ष उम्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसका जो सही आंसर है यानी जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है यहाँ पर 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, यानी 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता है या 6 वर्ष के पहले ही अगर उनकी 62 वर्ष की जो आयु है वो पूर्ण हो जाती है तो वो वहाँ पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसी अनुसार जो कार्यकाल है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वो यहाँ पर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस से 1 से 2 क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और इन चारों में आपको बताना है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है। देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो 2-3 ऑप्शंस के बारे में हम यहाँ पर पहले से ही जानते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैनर, तो स्कैनर क्या होता है आप सभी को पता है, आप सभी यूज करते हैं फॉर्म फिल करने में। जैसे आप कैफ़े वाले के पास जाते हैं तो वहाँ पर उसके पास स्कैनर होता है जिससे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन किया जाता है। तो देखिए ये इसमें बाहर से कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर में स्कैनर अलग से, यानी आउटपुट डिवाइस का यहाँ पर मतलब है कौन सी डिवाइस है जो आउटपुट देती है। उसके बाद आता है पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव भी आप सभी लोग जानते हैं। इसमें एक प्रकार से हम ये कह लें मेमोरी होती है जिसमें चीज़ें एकत्र की जाती हैं, यानी जो डाटा होता है वो इसमें पेन ड्राइव में एकत्र किया जाता है। उसके अलावा जॉयस्टिक, और जॉयस्टिक जो भी गेमिंग से रिलेटेड यहाँ पर लोग हैं जो भी गेम वगैरह खेलते हैं पीसी में या कंप्यूटर में, तो वो यहाँ पर इसके बारे में जानते होंगे। जॉयस्टिक एक कर्जर टाइप, एक कर्जर इस यानी हम ये कह लें कर्जर कंट्रोल डिवाइस होती है, यानी जिससे एक प्रकार से हम समझ लें जैसे माउस होता है उसी प्रकार से ये भी होती है जॉयस्टिक। अभी हम इमेज के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे। और इसका जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है प्लाटर। तो जो प्लाटर है वो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, क्योंकि ये क्या होता है, ये होती है एक सर्कुलर डिस्क ऑन विच मैग्नेटिक डाटा इज स्टोर्ड, जिसमें मैग्नेटिक डाटा स्टोर किया जाता है प्लाटर। और ये आपको लैपटॉप वगैरह होते हैं जो उनके अंदर पहले से ही इनबिल्ट होती है, या हम ये कह लें ये होती है हार्ड ड्राइव। अब तो आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, प्लाटर भले ही आपने ना सुना हो बट हार्ड ड्राइव ज़रूर सुना होगा। तो हार्ड ड्राइव क्या होती है, जो लैपटॉप वगैरह होते हैं या उसमें हम बात करें अगर पीसी में, तो जो सीपीयू होता है उसमें यहाँ पर हार्ड ड्राइव लगी होती है। और बाहर से भी इंटरनल भी अगर हम जोड़ना चाहें तो उसमें हम हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हैं। और इमेज के माध्यम से हम इसे और भी क्लियर कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर डिवाइस आपको दिख रही है यही है प्लाटर, जो कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है हार्ड ड्राइव के अंदर का। और इसमें ये होती है एक सर्कुलर डिस्क है, आप देख सकते हैं, विच मैग्नेटिक डाटा इज स्टोर्ड, जिसमें जो मैग्नेटिक डाटा है वो यहाँ पर इसमें स्टोर होता है इस सर्कुलर डिस्क में। उसके अलावा ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं ये है जॉयस्टिक। तो ये आप देख सकते हैं, इससे आप राइट लेफ़्ट ये सभी चीज़ें इससे कंट्रोल होती हैं एज अ माउस। हम इससे एक प्रकार से कर्जर कंट्रोल डिवाइस इसे हम कह सकते हैं। ये सभी चीज़ें यहीं से ही यहाँ पर कंट्रोल होती हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें अपने क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर स्कैनर है, प्लेटर है, पेन ड्राइव है, जॉयस्टिक है। देखिए जॉयस्टिक भी हम कनेक्ट करते हैं, पेन ड्राइव भी हम कनेक्ट करते हैं, स्कैनर भी हम कनेक्ट करते हैं, और प्लाटर को भी हम बेसिकली कनेक्ट भी कर सकते हैं, और अंदर से भी इसमें इनबिल्ट होती है। और यही एक आउटपुट डिवाइस है, यानी सही आंसर होगा हमारा प्लाटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, जिसे हम फिक्की के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर है 1927। तो 1927 में फिक्की की स्थापना की गई थी, यानी जिसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई थी 1927 में। तो केवल इसमें आपको सन याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में किस नदी पर स्थित है। देखिए राज्य और नदी दोनों चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं आपसे। तो देखिए सभी को पता है जो सरदार सरोवर डैम है ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है गुजरात में, और गुजरात में है नर्मदा नदी। तो गुजरात राज्य की नर्मदा नदी पर ये बना हुआ है जो सरदार सरोवर डैम है, और इसी के पास स्थित है, सरदार सरोवर डैम के पास ही स्थित है
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो भी ये यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है इसे ही हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। वो इसी सरदार सरोवर डैम के पास में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर। तो इसको भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और निम्न में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है, यानी कहाँ पर सूरजमुखी की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो सूरजमुखी है, आपने देखा होगा जिस तरफ सूर्य होता है उसी तरफ इस जो सूरजमुखी का पुष्प होता है उसी तरफ होता जाता है, तो इसीलिए इसे सूरजमुखी कहा जाता है। तो सूरजमुखी की जो खेती में सर्वप्रथम है यानी फर्स्ट नंबर पर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा सूरजमुखी की खेती की जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं, यानी जो नंबर ऑफ मंदिर एंड मठ, या हम कहते हैं नंबर ऑफ जो भी टेम्पल कितने हैं वहाँ पर, उनको आपको बताना है संख्या। तो देखिए जो एलोरा की गुफाएं हैं, अजंता की गुफाएं हैं, दोनों ही महाराष्ट्र में स्थित हैं और ये दोनों ही हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सीरीज में हमने सभी गुफाओं के बारे में पढ़ा था जो भी हमारी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। अजंता की गुफाएँ, एलोरा की गुफाएँ, भीमबेटका की गुफाएँ, ये सभी हमारी उसमें शामिल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। तो इसमें जो अजंता की गुफाएं, एलोरा गुफाएं थोड़ी थोड़ी दूर पर ही ये स्थित हैं, दोनों ही महाराष्ट्र में स्थित हैं, यानी महाराष्ट्र में ही ये दोनों अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। और बात करें अगर हम अजंता की गुफाओं में, तो यहाँ पर कुल 29 गुफाएँ हैं। अजंता में 29 गुफाएँ हैं और सभी बौद्ध धर्म से लगभग रिलेटेड जो गुफाएँ हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। और बात करें अगर हम एलोरा की, तो एलोरा में जो नंबर ऑफ यानी जो भी केव की जो संख्या है, गुफाओं की संख्या है, वो है 34, यानी 34 गुफाएं आपको एलोरा में देखने को मिलेंगी। और इनमें लगभग 3 धर्मों की जो गुफाएं हैं वो बनी हुई हैं, यानी 1 से 12 नंबर तक 12 हैं यहाँ पर बौद्ध गुफाएं, यानी हम या उन्हें मठ भी कह लें। तभी यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं। तो टोटल जो नंबर है वो 34 है। 12 बौद्ध गुफाएँ हैं 1 से 12 नंबर तक, और 17 यहाँ पर हिंदू गुफाएं हैं, या इन्हीं को हम मंदिर भी कह सकते हैं क्योंकि यहीं पर कैलाश मंदिर भी बना हुआ है एलोरा की गुफाओं में ही। और जो यहाँ पर 5 बचती हैं वो हैं जैन धर्म। तो देखिए तीनों धर्मों की यहाँ पर जो गुफाएं हैं, तीनों धर्मों से संबंधित जो मठ और मंदिर हैं, मठ बेसिकली बौद्ध धर्म में कहा जाता है और मंदिर हिंदू धर्म में कहा जाता है। तो इसीलिए 12 बौद्ध गुफाएँ, 17 हिंदू गुफाएँ और 5 जैन धर्म से रिलेटेड गुफाएँ इन एलोरा की गुफाओं में स्थित हैं। तो ये बात भी आपको इससे याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आर्ट एंड कल्चर से हम इसे ले सकते हैं या स्टैटिक जीके का ये पार्ट है। फुंडोंग मठ, तो ये एक मठ है, कहाँ पर स्थित है? तो देखिए जो फुंडोंग मठ है ये स्थित है हमारा सिक्किम में। तो सिक्किम में स्थित है ये फुंडोंग मठ। और भी जो कई सारे मोनेस्ट्री होते हैं वो आपको लद्दाख में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बौद्ध धर्म रिलेटेड एरियाज़ हैं, तिब्बत से लगते हुए एरियाज़ हैं, इसीलिए यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार है। तो कई सारी जो मोनेस्ट्री हैं, कई सारे जो मठ हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन एक बार फिर आता है हमारे पास पॉलिटी से रिलेटेड। तो देखिए 1959 में भारत की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरल में शासन अपने हाथ में ले लिया था, यानी केंद्र सरकार का शासन हो गया था। वैसे तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर तो बराबर ही केंद्र सरकार का शासन रहता है, बट जो राज्य हैं, तो केरल एक सिंपली राज्य है, तो वहाँ पर खुद की विधानसभा है, तो उसके अलावा खुद ही वहाँ पर जो शासन है वो चलाया जाता है। बट क्या होता है, कुछ अनुच्छेद हैं जिनके समय पूरी तरीके से जो विधानसभा है वो विकसित हो जाती है और पूरी तरीके से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन हो जाता है और जो कमान है पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अंडर में ही आ जाती है। तो ऐसा किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो देखिए 3 अनुच्छेद हमारे संविधान में दिए हुए हैं, जिनमें आपातकाल से संबंधित जो उपबंध हैं या हम कह लें आपातकाल संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो दिए गए हैं। 3 ही अनुच्छेद यहाँ पर मेन है आपातकाल से संबंधित। तो इसका सबसे पहले जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 356। और अनुच्छेद 356 में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति शासन।
यानी अगर राज्यपाल यहाँ पर सिफारिश करता है कि यहाँ पर जो विधानसभा है वो सही से नहीं चल रही या अन्य कोई जो प्रॉब्लम्स है, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाता है और वहाँ की विधानसभा विघटित हो जाती है और पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है, या राष्ट्रपति के शासन यानी राष्ट्रपति के हाथों में अगर आ गया तो वो केंद्र सरकार के अंडर में ही वैसे भी आ जाता है। तो 1959 में ऐसा देखने को मिलता है। तो राष्ट्रपति शासन कई बार लागू हो चुका है, अलग अलग स्टेट्स में ये लागू होता रहता है। तो ये दिया हुआ है अनुच्छेद 356 में। और भी 2 अनुच्छेद हैं जो आपात उपबंध से रिलेटेड हैं, और इनमें है अनुच्छेद 352, और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात का जो उपबंध है वो दिया हुआ है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति अगर यहाँ पर फैलती है या कोई युद्ध की कोई संभावना रहती है तो राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित कर दिया जाता है। और ये 3 बार लगाया जा चुका है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। और कब कब ये लगाया गया है? तो 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो 62 में क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था, तब ये आपातकाल लगाया गया था। और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तब भी आपातकाल लगाया गया था। और 1975 में आंतरिक अशांति हुई थी, तब भी आपातकाल लगाया गया था। उस समय जब सिख दंगे वगैरह चल रहे थे तो उसी समय भी आपातकाल लगाया गया था 1975 में। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगाया जा चुका है? तो 3 बार लगाया जा चुका है। और इस यानी राष्ट्रीय आपातकाल के समय सभी मौलिक अधिकार यहाँ पर पूरी तरीके से उनका निलंबन हो जाता है, मौलिक अधिकारों का, सिर्फ और सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर। यानी जो अनुच्छेद 20 हैं, अनुच्छेद 21 हैं, इनमें जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उनका निलंबन नहीं हो सकता है, क्योंकि उनमें आपने पढ़ाई अनुच्छेद 21 में क्या दिया हुआ है? दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और वो सभी को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी मिलता रहता है, क्योंकि किसी को आप जीवित रहने से रोक नहीं सकते। तो इसीलिए दैहिक स्वतंत्रता का यहाँ पर जो अनुच्छेद है वो दिया गया है अनुच्छेद 21 में। उसके बाद बात करें अगर हम 360 की, अनुच्छेद 360 ये भी एक आपातकाल ही है, और ये है वित्तीय आपात, यानी जब भी वित्तीय संकट आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। वैसे तो ये एक भी बार लगाया नहीं गया, एक भी बार नहीं लगाया गया वित्तीय संकट। और जो अनुच्छेद 349 है ये रिलेटेड है भाषा संबंधी, यानी भाषा संबंधी कई सारे जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनसे रिलेटेड है अनुच्छेद 349। बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन अर्थ विज्ञान यानी इकोनॉमिक साइंस में, अर्थ विज्ञान को आप पृथ्वी विज्ञान ना समझें, यहाँ पर अर्थ का मतलब है अर्थशास्त्र, तो इकोनॉमिक साइंस में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार प्रदान करता है? कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो ये जो एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये जो पुरस्कार है नोबेल मेमोरियल लगा हुआ है, आपको याद रखना है। नोबेल का अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जो अर्थ विज्ञान को प्रदान करता है वो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज प्रदान करता है। और यहाँ पर सभी जो नोबेल पुरस्कार हैं, आपने देखा होगा शांति के नोबेल पुरस्कार को छोड़कर बाकी जो नोबेल पुरस्कार हैं वे स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं, और शांति का पुरस्कार ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो ऐसा कौन सा जलप्रपात है जो झारखंड में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू जलप्रपात है जो ये स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है झारखंड में। और भी जो यहाँ पर वाटरफॉल्स दिए हुए इनको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए जो जोग जलप्रपात है ये स्थित है कर्नाटक में, और किस नदी में बना हुआ है? शरावती नदी में। शरावती नदी में ये वाटरफॉल है जोग जलप्रपात। उसके बाद आता है दूध सागर, और दूध सागर जो जलप्रपात है ये है गोवा में, यानी गोवा का जलप्रपात है, और मांडवी नदी में बना हुआ है। उसके अलावा चूलिया जलप्रपात है राजस्थान में, और ये बना हुआ है चंबल रिवर पर, यानी चंबल रिवर पर ये वाटरफॉल है चूलिया वाटरफॉल। और दूध सागर से मिलता जुलता एक और यहाँ पर वाटरफॉल आता है जिसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल, और ये आपका स्थित है एमपी में नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी पर ये बना हुआ है धुआंधार वाटरफॉल। मध्य प्रदेश दूध सागर, गोवा मांडवी, जोग, कर्नाटक शरावती। तो ये हमारे ऑल ओवर 12 क्वेश्चन यहाँ पर
कंप्लीट होते हैं। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया और इसी प्रकार से हम डेली बेसिस पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।